हेलो फ्यूचर एडवोकेट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो मित्रों, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फंडामेंटल राइट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 एग्जाम के लिए। एंड ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होने वाली है। एंड गाइस, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कुछ क्लासेस ले रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। एंड अगर आपको फ्री लेक्चर्स चाहिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। सो गाइस, अब हम फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के एमसीक्यू एंड वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, एंड मैं एक चीज आप सभी से क्लियर करना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो मेरी नहीं देखी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो प्लीज वो वाली वीडियो जरूर देखना, जिसकी लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की तरफ से। उससे पहले मैंने आपको जो मैंने बेरेट का एनालिसिस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एप के लिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए, उसमें मैंने आपको जो टेबल का जो मैंने इंडेक्स का एनालिसिस करा था उसमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। जैसा कि ये है, देखिए मैंने टेबल बनाया। हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिले हैं, गारंटेड मिले हैं, वो होते हैं टोटल 6 राइट होते हैं। ओके, तो पहला राइट हमारा कौन सा होता है? राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, जो हमारे अनुच्छेद 14 से 18 यानी आर्टिकल 14 से 18 बात करता है राइट टू इक्वलिटी। इस चीज को आपको याद रखना होगा। ओके, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इस चीज को याद रखना। हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, गारंटेड राइट्स होते हैं। एंड पहला होता है हमारा राइट टू इक्वलिटी, जो बात करता है आर्टिकल 14 से 18 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। इसके बाद हमारा जो सेकंड राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो फंडामेंटल राइट होता है राइट टू फ्रीडम, जो कि बात करता है आर्टिकल 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद अगर हम देखें, देखो आज की इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन एमसीक्यू, वो सिर्फ मैं इसके डिस्कस करूंगा राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक, असमता का अधिकार। ओके, तो सारे अगर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। नाउ थर्ड जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 से 24 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। एंड फोर्थ हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 तक, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमारा फिफ्थ राइट है आर्टिकल 29 से 30 तक, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक। नाउ हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट एंड इट आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये जो हमारा आर्टिकल 32 है जिसमें हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करें, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करें, ये सिंपली आपकी बात कर रहा है रिट की। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। तो मैंने जो आपको सारे बात बताई, आई होप आपको समझ में आई होगी। सो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आर्टिकल 14 से 18 है ये तो है ही हमारा, ठीक, लेकिन हमारा जो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर स्टार्ट होता है दोस्तों, ये हमारा जो चैप्टर थर्ड है, पार्ट थर्ड हमारा जो है यहां से हमारा स्टार्ट होता है। एंड पार्ट थर्ड जो हमारा भाग 3 है उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स आते हैं, कौन आर्टिकल पार्ट थर्ड में आता है? तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल बताइए आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक हमारा जो फंडामेंटल राइट का पार्ट होता है। चैप्टर नहीं बोलेंगे, पार्ट होता है। ओके, फंडामेंटल राइट का, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। उससे रिलेटेड मैं भी वन लाइनर क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको भी दूंगा करने के लिए। आई होप मैंने आपको बताया था कि आप लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ के आए, तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये चीज जो मैं आपके सामने पीडीएफ आपको दिखा रहा हूं, ये इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सॉरी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। ओके, अब ये चीज जो मैं दिखा रहा हूं आप लोगों ने इसको देखा होगा, जिन लोगों ने मेरी बेरेक्ट एनालिसिस की वीडियो देखी होगी उनको इस बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने इसमें कीवर्ड्स आपको बताया था। तो कीवर्ड्स के थ्रू ही अब हम आगे की स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो देखो पार्ट थर्ड हमारा फंडामेंटल राइट की बात करता है, मूलभूत अधिकार की। इसमें हमारे जो जनरल राइट है, जनरल वो हमारे 12 एंड 13 है। 12 हमारा डिफिनेशन की बात करता है, किसकी? स्टेट की। एंड 13 हमारा क्या करता है? लॉ इनकंसिस्टेंट विद और डेकोरेटिंग ऑफ फंडामेंटल। तो हम लोग पूरा तो पढ़ेंगे नहीं, हमने जो शॉर्ट वर्ड बताया था मैं सिर्फ इसको पढ़ूंगा। ओके, लॉ इनकंसिस्टेंट, ठीक। इसी के बाद हम लोग आज हमारा जो राइट टू इक्वलिटी है इसके बारे में लोग पढ़ेंगे 14 से 80 तक, समता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसको हम लोग यानी रूल ऑफ लॉ भी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको जो लिखवाया था, आपको याद होगा मैंने कीवर्ड में लिखवाया था रूल ऑफ लॉ, तो इसको आप लोग देख लेना। मैंने सभी के कीवर्ड ऑलरेडी आपको बता दिए, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में कीवर्ड नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको बताऊंगा। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप लोग जरूर वीडियो देख लेना। नाउ यहाँ पे हम लोग मौलिक अधिकार, मेरा पहला क्वेश्चन देखो आंसर आपके सामने, बट मुझे आपको कुछ चीजें रिपीट कराना है। जो मेरे वन लाइनर क्वेश्चन है ये सिंपली एक रिवीजन होगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने फंडामेंटल राइट के बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा होगा, तो एक सिंपल सा रिवीजन हम लोग करते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में? वेयर इज द फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भाई कौन से चैप्टर में, भाई कौन से पार्ट में? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था पार्ट थर्ड हमारा,
वह 12 से 35 जो हमारा ये बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका एक हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग लिख लेना। ओके, संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है? व्हाट इज पार्ट हेड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्ड एज? अच्छा, ये जो हमारा संविधान का जो भाग 3 है, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट का पार्ट कहते हैं, इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ओके, मोस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसके बारे में लोग थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना। ओके, अब देखो मैग्ना कार्टा से क्या तात्पर्य, व्हाट डज द टर्म मैग्ना कार्टा रेफर टू? तो इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जारी किए गए अधिकारों का प्रपत्र है। द चार्टर ऑफ द राइट इश्यू बाय द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन 1215। ओके, तो ये इसका आंसर है, आप लोग समझ गए। नौ, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, टोटल 6 राइट हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ओके, तो ये भी आपके लिए एक सिंपल सा रिवीजन हो गया। इसके बाद फिफ्थ वाला हमारा, व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड टू इक्वलिटी? तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, ये हमारा आज का टॉपिक भी होने वाला है। इसके बाद जो हमारा 6 से स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है? व्हाट आर द फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू फ्रीडम? तो मैंने ये भी आपको बता दिया था। ये इंट्रोडक्शन वाले आपके क्वेश्चन है, इंडिया आ सकते हैं, आपका एग्जाम में किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, सिर्फ ए भी नहीं, जुडिशरी वगैरह में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सेम दोस्तों, यहाँ से हमारा एक और क्वेश्चन है, शोषण के खिलाफ जो अधिकार होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो हमारा कौन सा है? राइट टू एक्सप्लोरेशन। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपल सा एक रिवीजन टाइप का आपका हो जाएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, सेम ऐसा ही हमारा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो हमारा आर्टिकल अनुच्छेद वो कहाँ से बात करता है? 25 से 28 तक। ओके, इसी के साथ दोस्तों हमारा कल्चरल एजुकेशनल वाला है दोस्तों। ओके, तो देखो ये मैंने जो वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए प्रिपेयर किए, आपके उसके लिए प्रिपेयर किए ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, ताकि जब हम लोग एमसीक्यू पढ़े जाके तो हम लोग तुरंत एमसीक्यू सॉल्व कर लें। ओके, तो ये ट्रिक होती है। व्हाट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहां पे दी गई है? आर्टिकल 32 में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, अब यहां पे पूछा क्या संपत्ति का अधिकार मूलतन अधिकार था? वाज द राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी ओरिजिनली फंडामेंटल राइट? हाँ, या मूल अनुच्छेद शामिल था। एक चीज आपको पता है दोस्तों, जो 31 वाला जो आर्टिकल था उसमें जो हमारा संपत्ति का अधिकार था एक फंडामेंटल राइट था पहले, लेकिन अब नहीं है। ओके, 1978 में संपत्ति के अधिकार के साथ क्या हुआ? व्हाट हैपेंड टू द राइट टू प्रॉपर्टी 1970? इसे 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो हम लोगों से अगर पूछा जाए 31 जो हमारा आर्टिकल था उसमें कौन सा राइट हम लोगों को दिया गया था? भाई उसमें राइट दिया गया था हमें प्रॉपर्टी का, ठीक, लेकिन फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसको 1978 में जो 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके जरिए इसको हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। ओके, तो आई होप इस चीज को आपको समझ में आ होगा। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार है? अंडर विच आर्टिकल इन द राइट टू प्रॉपर्टी लॉ इन लीगल लॉ? तो यहाँ पे दोस्तों अनुच्छेद 300A आर्टिकल 300A के तहत बताया जा रहा है, लेकिन वो फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, एक लीगल राइट है बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो हमारा जब क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधियों के बारे में क्या कहता है? व्हाट डज आर्टिकल 13 डिक्लेयर अबाउट लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल? सच लॉ शैल बी वाइड। ऐसे विधियां शून्य होगी, कोई भी भाई अगर हमारा जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करता है तो ऐसी चीजें वाइड होंगी। ओके, फंडामेंटल राइट को कोई वायलेट नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 13 के तहत विधियों को शून्य घोषित कौन कर सकता है? हु कैन डिक्लेयर लॉ वाइड अंडर आर्टिकल? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, क्या संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी जा सकती? कैन ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बी चैलेंज इन कोर्ट? नहीं, जब तक कि बुनियादी संरचना का उल्लंघन ना, नो ओनली इट इज वॉयलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, जो देखो पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है आर्टिकल 368 के थ्रू, अनुच्छेद 368 के थ्रू, कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट हम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते। एंड ये आपका जो केशव नंदन भारती वाला जो केस था उसमें सारी चीजें गिवन है। ओके, तो आई होप आप लोगों ने उसको भी पढ़ा होगा। क्वेश्चन 17, किस मामले ने संवैधानिक संशोधनों को चुनौती देने की अनुमति दी है? व्हाट केस अलाउड चैलेंजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जो मैंने आपको बताया था केशव नंदन भारती केस। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसको बिल्कुल भी मत भूलना आप। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है? संविधान में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? व्हाट प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल? ये स्वयं संविधान द्वारा संरक्षित, दे आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। भाई संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उनकी सुरक्षा कौन करता है? भाई कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करता है। ओके, और समय आने पर जुडिशरी भी। ओके, इस चीज को भी याद रखना, कई जगह सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का भी ऑप्शन दिया होता है, क्वेश्चन को थोड़ा समझना हो। देखो कभी भी एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन आएंगे, हाँ, उसमें कई बार आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा आता है, मुझे तो ये आता है, एंड हम जल्दबाजी में उसका ऑप्शन टिक करते हैं, बट बाद में रियलाइज होता है कि यार इसका आंसर तो ये होना चाहिए था। तो एक चीज याद रखना, एमसीक्यू के जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में ही उसका आंसर गिवन होता है, बस आपको उस क्वेश्चन को एनालिसिस अच्छे तरह से करना होता है। ओके,
क्या सभी मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है? आर ऑल फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली? नहीं, कुछ सभी व्यक्तियों के लिए भी उपलब्ध है। नो सम आर अवेलेबल टू ऑल पर्सन। ओके, यानी इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है, क्या सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है या फिर कुछ अलग जो सिटीजन है उनके लिए भी? तो नहीं, ऐसा नहीं भाई, जो फॉरेन के कुछ होते हैं उनके लिए भी कुछ राइट्स हमारे यहाँ दिए हुए हैं। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है? क्या इन पार्लियामेंट कर्टल फंडामेंटल राइट? हाँ, लेकिन केवल संवैधानिक संशोधनों द्वारा। क्या मौलिक अधिकार असीमित? आर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट? नहीं, ये अयोग्य हैं और उचित प्रतिबंधों के अधीन। नो, दे आर क्वालिफाइड एंड सब्जेक्ट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यानी सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट में कुछ रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, तो गाइस कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो इस चीज को याद रखना। जब आप डीपली पढ़ेंगे, आप आर्टिकल 19 को ही जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपको हर एक आर्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगी। ओके, मोस्टली में मिल जाएंगे एक्सेप्शंस। ओके, नाउ 22, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंधों को उचितता का निर्णय कौन करता? हु डिसाइडेड द रीजनेबल ऑफ रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल? द कोर्ट डिसाइड। अदालत निर्णय करती है। क्या व्यक्ति मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए अदालतों में जा सकता है? कैन इंडिविजुअल अप्रोच द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? यस, दे कैन मूव टू द कोर्ट इफ वायलेटेड। एंड दोस्तों, वो जो हमारा आर्टिकल 32 यहाँ पे बहुत काम आने वाला है। ओके, 24, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का क्या होता है? व्हाट हैपन टू फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी? इन्हें निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। यानी आप जब नेशनल इमरजेंसी लगती है दोस्तों, देश में लगी थी जो हमारे यहाँ इंदिरा गांधी जी के टाइम में, तो उस समय की भी बात बता रहा हूँ। जब इमरजेंसी लगती है तो जितने भी मौलिक अधिकार होते हैं दोस्तों, वो सब के सब निरस्त कर दिए जाते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है। ठीक, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है, इनके ऊपर नहीं लगाई जा सकती। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्या करा? अनुच्छेद 19 कहते हैं 6 अधिकार कम निलंबित किए जाते हैं। व्हेन कैन द 6 राइट अंडर आर्टिकल 19 सस्पेंडेड? बाहरी आपातकाल, युद्ध या बाहरी आक्रमण का, ड्यूरिंग एक्सटर्नल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखना। क्या सशस्त्र बलों के लिए मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है? कैन फंडामेंटल राइट बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर आर्म फोर्स? हाँ, संसद द्वारा अनुच्छेद 33, बट पार्लियामेंट आर्टिकल 33। सैन्य कानून क्या है? व्हाट इज मार्शियल लॉ? तो इसको आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। 32 का क्या महत्व है, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत हम लोग रिट पिटीशन डायल कर सकते हैं। लेकिन एक हाई कोर्ट के भी पास पावर होती है, और मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये आर्टिकल 200 से आर्टिकल 230 के बीच में एक ऐसा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट को ये पावर देता है। ओके, तो इस चीज को याद रखना। आप लोग बताना कौन सा आर्टिकल है। कौन से दो मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। इसके बाद हमारा जो अनुच्छेद 300A है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता। इट इज सेड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर प्रॉपर्टी। ओके, अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, यहाँ से अब बेसिकली जो हमारे जो होंगे फोकस जो होगा वो हमारा आर्टिकल 14 से जो 18 है, राइट टू इक्वलिटी, उसी से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डज आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर? भारत संविधान का अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। विधि के समक्ष समानता और विधियों को सम्मान संरक्षण। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 एग्जाम के लिए। एंड यहाँ पे आपका एक ऑप्शन और भी हो सकता है, रूल ऑफ लॉ। ओके, विच आर्टिकल प्रोवाइड इक्वलिटी बिफोर द लॉ? तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 आपका इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखा, आर बोथ सिटीजन एंड फॉरेन एंटाइटल टू आर्टिकल 14? क्या अनुच्छेद 14 का लाभ नागरिकों विदेशियों दोनों को मिलता है? एक चार्ट मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, उसमें आपको ये बता दूंगा कौन से आर्टिकल नागरिकों के लिए सिर्फ है, कौन से आर्टिकल दोनों के लिए, नागरिकों को और विदेशियों दोनों के लिए। तो ये चीज आप लोग देख लेना, ये फिलहाल आपका दोनों के लिए। ओके, तो इस चीज को आप लोग याद रखना। इसके बाद हु एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 14 एज पर आर्टिकल 362? अनुच्छेद 361 के तहत अनुच्छेद 14 के प्रावधानों से कौन मुक्त है? तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, व्हाट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 361A? अनुच्छेद 361A के तहत क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो प्रोटेक्शन फॉर पब्लिकेशन ट्रू रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, संसद की कार्रवाई के सत्य रिपोर्ट के प्रकाशन की सुरक्षा। अब जब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, वो भी हम लोग करेंगे। विच राइट आर्टिकल प्रोवाइड एमपीज एमएलए फॉर देयर स्पीचेज और वोट इन पार्लियामेंट फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली? तो इसका होगा आर्टिकल 105 एमपी एंड आर्टिकल 194 फॉर एमएलएस। एमपीज के लिए जो है वो आर्टिकल 105 अनुच्छेद 105 बात करता है संसद के लिए, और विधायक जो हमारे होते हैं उनके लिए अनुच्छेद 194 बात करता है। ओके,
सो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या करें, विच पर्सन एंजॉय इम्यूनिटी फॉर क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। सो इसका है फॉरेन वर्जन एम्बेसडर डिप्लोमेट्स। ओके, जो इंपॉर्टेंट को उनको मैं अच्छे से पढ़ूंगा, बाकी सब मैं लीव कर दूंगा। ओके, विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो जहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन की बात आएगी, जहां पर भी आपसे बात करें भेदभाव की, भेदभाव इस किसी भी चीज से संबंधित भेदभाव हो, तो वो आर्टिकल 15 आपका जो अनुच्छेद 15 होगा वो आर्टिकल आपका बात करता है। उस चीज को आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। व्हाट एक्सपेक्शन डज आर्टिकल 15 अलाउ। अनुच्छेद 15 किस अपवाद की अनुमति देता है। तो प्रोविजन फॉर वुमेन, चिल्ड्रन, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस, महिला, बच्चों, सामाजिक और शिक्षण रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब इसको जब डीपली समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आप लोगों में से काफी सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। विच आर्टिकल गारंटेड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सार्वजनिक रोजगार में अक्सर अवसर की समानता किस अनुच्छेद में दी गई। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 61 हमारा जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं। ओके, कैन द स्टेट प्रोवाइड रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16। क्या राज्य अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान कर सकती है। यस, फॉर बैकवर्ड क्लासेस, हाँ पिछड़े वर्ग के लिए कर सकती है। ओके, अंडर विच आर्टिकल कैन अनटचेबिलिटी बी पनिश्ड एज एन ऑफेंस। किस अनुच्छेद के तहत अपरिचितता को अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बस कीवर्ड याद रखना है, ये अनटचेबिलिटी जहां भी आएगी तो आपको आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 को याद रख लेना। ओके, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट डज आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश। देखिए सेम वही क्वेश्चन बस इसको घुमा के ऐसे पूछ लिया गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने अनटचेबिलिटी की बात की, तो अनटचेबिलिटी ही यहाँ पे हमारा आंसर होगा, अपरिचितता। ओके, इसके बाद कैन पर्सन कन्विक्टेड फॉर अनटचेबिलिटी बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम इलेक्शन। क्या अपरिचितता के दोषी व्यक्ति को चुनाव से आयोग से घोषित किया जा सकता है। चुनाव से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यस, बिल्कुल करा जा सकता है दोस्तों। विच आर्टिकल एबॉलिश टाइटल इन इंडिया। भाई अब देखो कौन सा टाइटल यानी कौन सा आर्टिकल एबॉलिश करता है टाइटल को, समझे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उपाधियों को कौन समाप्त करता है, तो इसका आर्टिकल 18 आंसर होगा आपका, अनुच्छेद 18। कैन अ सिटीजन ऑफ इंडिया एक्सेप्ट ए टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। क्या भारतीय नागरिक किसी विदेशी से उपाधि स्वीकार कर सकता है। इसका आंसर आप लोगों को देना होगा। कैन मिलिट्री और एकेडमिक डिस्ट्रिब्यूशन कैन बी कन्फर्ड। देखो यस नो वाले में आप लोगों को आप लोग देख सकते हैं, बट मैं इनको रीड नहीं करने वाला हूँ। ओके, हु कैन एक्सेप्ट द टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट विल द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति से विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कर सकता है। फॉरेन होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट। राज्य के अधीन लाभ या विकास के पद पर कार्यरत विदेशी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो कैन अ सिटीजन होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट और एम्युलेशन फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ अ प्रेसिडेंट। ये क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट, करना चाहे तो करे, बट मैं यहाँ पे लीव कर रहा हूँ। व्हाट इज द की प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 15 रिगार्डिंग पब्लिक एजुकेशन। तो स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं दोस्तों फ्री एजुकेशन फॉर सर्टेन क्लासेस के लिए। ठीक, कुछ वर्गों के लिए मुफ्त शिक्षा तक पहुंचने के लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है अनुच्छेद 15 के तहत। व्हाट इज द एक्सेप्शन टू द रूल इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16। जैसा मैंने आपको बताया था कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, तो इसमें यह दिया गया है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ठीक, What protection does Article 105 provide to member of parliament। ऑलरेडी मैंने आपको इसका आंसर दे दिया है, घुमा के पूछा गया है। विच आर्टिकल प्रोवाइड, देखिए जैसे उसमें 105 114 में सेम वही क्वेश्चन है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द पनिशमेंट फॉर दोज प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। यस, मैंने ऑलरेडी आपको इसका आंसर दे दिया है। What kind of discrimination is provided under Article 15। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कैन रिजर्वेशन भी प्रोवाइड फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 15। क्या अनुच्छेद। यस, बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है एंड प्रोवाइड किया गया है। अब यहाँ से हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे, जो मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया भी था। सो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मैग्ना कार्टा ग्रांटेड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कब स्वीकृत किया गया था। तो इसका जो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा वो होगा डी वाला। आपको इसका आंसर पता होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मैग्ना कार्टा वाज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ, सेम वही आंसर क्वेश्चन है दोस्तों। इसका क्या होगा दोस्तों बताइए, 1215। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज रिलेटेड ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल जो मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग होता है, मैंने आपको बताया, आप लोग गेस करें इसका आंसर। यस, राइट, ए होगा। द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड द फॉलोइंग आर्टिकल। जो हमारा पार्ट है देखो, एक तो पहले पार्ट 3 है, ठीक, फंडामेंटल राइट का जो पार्ट 3 है उसको क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक, और जो पार्ट 3 में कौन से आर्टिकल तक हमारी बात की गई है, तो बताइए। यहाँ पे आपके मेंशन है आर्टिकल 12 to 35, फोर्थ का सी होगा। 5 द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट वाज बोरोड फ्रॉम। जो हमारा फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है दोस्तों। सो ये हमारा जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है हमारे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस चीज को आप लोग याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज टू फंडामेंटल राइट वाज द फर्स्ट टाइम गिवन बाय। मूल अधिकारों के सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता दी गई, किसने दी गई थी बताओ। जो फंडामेंटल राइट को किसने संवैधानिक मान्यता सबसे पहले दी थी, तो 6 का क्या होगा, अमेरिका ने दी थी। ओके,
द डिफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई टू, जो स्टेट की जो डिफिनेशन है आर्टिकल 12 की, वो किस किस के ऊपर अप्लाई होती है? पार्ट थर्ड और फोर्थ के ऊपर, जो हमारा फंडामेंटल राइट की बात करता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है, ओनली पार्ट थर्ड यानी फंडामेंटल राइट के ऊपर, या ओनली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे, या किसी पे नहीं। तो जो हमारा जो ये जो परिभाषा दी गई है दोस्तों सेवन्थ की, तो ये हमारे दोनों पे अप्लाई होगी, सेवन्थ पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर दोनों पे, यानी फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों के ऊपर। Under which article the definition of state include the government and parliament of India, government and legislature of state and all local authority in the territory of India। सो इसके बारे में जो आपका क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, जहाँ पे स्टेट की बात हो रही है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राज्य, तो राज्य की डिफिनेशन आपकी आर्टिकल 12 में दी गई थी, अनुच्छेद 12 में। अगर आपको इंडेक्स मैंने एनालिसिस कराया तो आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। डिफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इंक्लूड, अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई उसमें कौन कौन शामिल है बताइए? क्या उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, क्या उसमें पार्लियामेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट आता है, सभी आते हैं, कोई नहीं आता है? सो इसका आंसर जो होगा हमारा डी होगा, ऑल द अबव। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इफ अ बॉडी इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट इट मे बी अथॉरिटी अंडर आर्टिकल 12। सो ये किस केस में बताया गया था? देखिए केस लॉ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में केस लॉ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा बी वाला। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या करा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव सेम गोल। तो ये किस केस में बताया गया है? देखो यहाँ पे मैंने कई ऑप्शन चेक किए, मैंने कई इसके बारे में देखा। देखो कहीं कोई केस बता रहा है, कोई ए बताता है, कोई बी बताता है। जो मैंने जो देखा भाई मिनरल माइल्स वाला जो केस है इसमें ही बताया गया था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज पॉपुलरली नोन एज अ फंडामेंटल राइट केस। निम्नलिखित में से किस बात को लोक प्रचलित से मौलिक अधिकार का वाद कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है, और इसमें कोई आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा केशव नंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओके, फंडामेंटल राइट क्या अनरिस्ट्रिक्टेड है, एब्सोल्यूट राइट है, रिस्ट्रिक्टेड राइट है, नॉन ऑफ द अबव। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये रिस्ट्रिक्टेड राइट है, कहीं कहीं पे कुछ रिस्ट्रिक्शन हमें प्रतिबंधिता मिलती है फंडामेंटल राइट में भी, जब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे। द पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू इन इंडिया इज एंजॉयड बाय, भारत में जो न्यायिक पूर्वनिवेलोक की शक्ति है निम्नलिखित में से किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट एज वेल हाई कोर्ट, ऑल कोर्ट्स, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखो ऑल कोर्ट्स के पास तो दोस्तों होगी नहीं। ओके, तो इस चीज को बिल्कुल भूल जाइए। जो आपका जो 14 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर होगा बी, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। ओके, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट जुडिकल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंड, इट वाज द केस हेल्ड। इस चीज के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार बात कर ली, पिछली भी जो भी वीडियो थी उसमें भी हम लोग कई बार इस बात की बात कर चुके हैं। केशवानंदा भारती केस, इस केस से संबंधित आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। इस केस से संबंधित में याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 16 जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? जुडिकल रिव्यू, इम्पार्शियल अपॉइंटमेंट ऑफ जज, इम्पीचमेंट, ओरिजिनल जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो 16 का जो आंसर होगा हमारा वो होगा ए, जुडिकल रिव्यू। एक चीज आप लोग याद रखना, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आते हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है फंडामेंटल राइट्स और रिट्स के। बहुत क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ओके, एंड इसमें आपके केस लॉज भी कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं, जो कि एज अ लॉयर आपको एज एन एडवोकेट पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सुप्रीम होता है हर एक लॉ से। आप किसी भी फील्ड के लॉयर बने, लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता होगा तो कुछ नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट टू डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स? निम्नलिखित में से कौन सा वाद अवजत्व के सिद्धांत से संबंधित है? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स से संबंधित है, बताइए कौन सा केस है ये, बताइए। क्वेश्चन 17 का आंसर है ए। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। Which of the following article of the Indian Constitution provide the power of judicial review of legislature function? कौन सा आर्टिकल भाई प्रोवाइड कराता है जुडिकल रिव्यू? अब देखो यानी अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लो 13, 17, 18 या 245, देख लो भाई मैंने 13, 17, 18 तो आपको बता दिया है। क्या इसमें से कोई आर्टिकल है जो आपकी बात को सुन रहा है? आर्टिकल 13। ओके, याद रखना। द पावर ऑफ जुडिकल रिव्यू इज इन इंडिया, भारत में न्याय प्रलोक अधिकार है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन ऑफ दीज है। तो भाई जब जुडिकल रिव्यू की बात आ रही है, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और ये राइट अगर है भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ओके, संवैधानिक अधिकार है। कैन फंडामेंटल राइट अंडर द जिसको बी वेव्ड, क्या किसी व्यक्ति के द्वारा भारतीय संविधान के तहत मूल अधिकार को त्याग किया जा सकता है? बताइए किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नहीं किया जा सकता भाई, त्याग नहीं किया जा सकता। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंसीडर्ड एज अ अथॉरिटी ऑफ पावर? निम्नलिखित में से किसे सत्ता की शक्ति माना गया है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने गए, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट। सो 22 का आंसर क्या होगा?
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, इससे ऊपर कुछ नहीं है। 23 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, बीकाजी नारायण अध्यक्षरा। ये जो केस लॉस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, बहुत अच्छे से, क्योंकि आपके केस लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द प्रिंसिपल ऑफ इक्लिप्स इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अचेतन का सिद्धांत संविधान में से निम्न से किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आर्टिकल होगा डी, आंसर होगा इसका D24 का। बढ़ते हैं 25 की तरफ। ऑल द लॉ, चलिए मैं इसको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। देखो मैं चाहता हूँ कि दोस्तों आपका कम से कम समय लूँ और आपके लिए जल्द से जल्द आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकूँ। 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सुप्रीम कोर्ट हैज द रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट आर नॉट अमेंडेबल। यानी किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने, कि फंडामेंटल राइट को भाई अमेंड नहीं किया जा सकता, ये अमेंडेबल नहीं है। सो ये कौन सा केस था बताइए? 26 का क्या आंसर होगा? गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। ओके, याद रखना केशवनंदन भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज टेकन फ्रॉम, जो हमारा देखो हमारे आर्टिकल 14 जो हमारा है उसमें तो 3 की टर्म आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। अब इसमें देखो जो तीनों है, तीनों का मीनिंग है दोस्तों, एंड तीनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह से डिराइव्ड किया गया। अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है हमारा, विधि के समक्ष समानता, इसकी अवधारणा कहाँ से लिया गया? ये अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो ये इसका आंसर होगा हमारा बी वाला, इंग्लैंड से लिया गया है। अगर हम वहीं पे बात करें अंडर आर्टिकल जहां पे जैसे बात करा इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका आंसर आप लोगों को देना होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए 28 का दे रहा हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना 28 का आंसर। ये जो भी सही होगा मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप लोग पूछ सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके, मैंने ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल दोनों बना रखे हैं आप लोगों के लिए। 29 वाला जो मैंने आपको बताया था, इक्वलिटी बिफोर लॉ होगी, अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हमारी बात कर रहा है, ठीक, कानून का सम्मान संरक्षण। तो ये जो हमारा कहां से लिया गया है दोस्तों? 29 का आंसर होगा हमारा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, याद रखना इस चीज को। 30 डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो मैंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी, इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रपोनेंटेड बाय, ब्रिटिश संविधान में विधि संविधान के सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने प्रस्तुत किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जहां भी रूल ऑफ लॉ की बात आएगी आप लोगों को प्रोफेसर एवी डाइसी नाम, या इनका पूरा नाम है एवी डाइसी, आपको याद रख लेना होगा। 30 का आंसर होगा डी वाला। क्वेश्चन 31 के बाद, द रूल ऑफ लॉ वाज प्रोपोनेंटेड इन इंग्लैंड। रूल ऑफ लॉ को इंग्लैंड में किसने प्रोपोनेंट किया था? भाई डाइसी, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। 33 के ऊपर बढ़ते हैं। थोड़ा नंबरिंग में इस बार प्रॉब्लम हुई एडिटिंग में दोस्तों, सो माफी चाहूंगा, बहुत बहुत माफी चाहूंगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या पूछ रहा मैं चलिए बता दे रहा हूँ किस केस में ये हेल्ड हुआ था। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 बताइए, एंड आर्टिकल 21 म्यूचुअली नॉट सेपरेटेड एंड कॉमन पर्पस फॉर ऑल जस्टिफाइड एंड रीजनेबल। तो ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में हुआ था। ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट क्लासिफिकेशन बट प्रोबेट क्लास डिस्क्रिमिनेशन इन व्हाट केस? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो वर्गीकरण की तो आज्ञा देता है किंतु वर्ग विभेद का प्रतिबिंब करता है, यह किस वाद में कहा गया था? AK गोपालन केस, मेनका गांधी केस, अनवर अली केस या मिनरल माइल्स केस? तो ये जो हमारा 34 है इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अनवर अली केस। ओके, in which case Chief Justice Rai said the Constitution is the rule of law and that no one can rise above the rule of law in the Constitution। किस मामले में मुख्य न्यायाधीश रे ने कहा था कि संविधान कानून का नियम है और कोई भी संविधान कानून के शासन के ऊपर नहीं, यानी सीधी सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, नो वन इज बिगर देन कॉन्स्टिट्यूशन। ये किसका इसमें कहा गया था? तो 35 का जो आपका आंसर होगा वो होगा बी वाला, एडम जबलपुर वर्सेस SK शुक्ला। Select the most appropriate article 14 of the constitution of provided। So equality before law, reservation, equality before law and equal protection of freedom of religion। 36 का आंसर क्या होगा? ये मैंने आपके लिए लीव कर दिया, इसका आपको आंसर देना होगा। सिंपल सा आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ओके, द टर्म इक्वलिटी इन आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या? जो इक्वलिटी टर्म है आर्टिकल 14 में, इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द का मतलब क्या? समानता का, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इक्वल ऑफ वेल्थ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। देखो इसका भी आंसर सेम है, इसका क्या ही देखोगे आप लोग, 37 का सी वाला है। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन में 38 के, राइट टू इक्वलिटी आर इन आर्टिकल, समानता का अधिकार निम्न अनुच्छेद में दिया गया है। किसमें दिया गया? आर राइट टू इक्वलिटी, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। 38 का आंसर क्या होगा? ए वाला होगा। ओके, 39 वाला क्या होगा? अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है?
अब इस चीज का आंसर आपको देना है, एक इसका एंड एक क्वेश्चन नंबर 40 का। इसका आंसर आप सभी लोगों को मुझे देना है। 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मैं इसमें से जितने भी क्वेश्चन आपको, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ दूंगा, आपको उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं मुझे, ओके। क्योंकि मुझे ये जानना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि उन्हीं के आधार पर मैं आपके लिए आगे क्लासेस लेके आऊंगा, उन्हीं के बेस पे, ओके। सो जो भी आपके लिए क्वेश्चन लीव कर रहा हूं दोस्तों, ये आपका एक टेस्ट टाइप का, आप इसको समझ सकते हैं। जिसकी भी कमेंट्स होंगे मैं ऑलरेडी रिप्लाई करूंगा, गलत होगा तो भी रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 41, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई कितने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं? सो अगर अभी की बात करें तो भाई 6 फंडामेंटल राइट हैं। अगर आपसे पूछ ले वॉज कभी तो पुराने कितने थे, तो ये भी आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ सकता है। The total suspensions of Article 14 of Constitution can be made under Article. So 42 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 359, ओके। द फर्स्ट केस ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज। सो जो हमारा 44 का आंसर है ये होगा हमारा डी रणवीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही बता सकता हूं भाई, इसके बारे में मैं आपको सीधा आंसर बता, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कमिटी ऑफ मैनेजमेंट, इसका आंसर ये होगा। 45 का आंसर आपका क्या होगा? नहीं 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 सॉरी, ये नहीं होगा, गलत मैंने बता दिया यार। धीरेन्द्र प्रभु वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ उड़ीसा। Backward and more backward classification is not bad under Article 14 was held by the Supreme Court in which of the following cases. So ये important case है दोस्तों, इसका जो आंसर होगा ये होगा बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, ओके। राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज कन्फर्म, विधि के समझ का अधिकार दिया गया है, सभी पर्सन को दिया गया है, सभी सिटीजन को दिया गया है, स्टेट को दिया गया है, स्टेट एंड पर्सन दोनों को दिया गया है। सो ये जो क्वेश्चन आपका है राजस्थान जेलो 2013 के पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति को इसका अधिकार है। रूल ऑफ लॉ को किस आर्टिकल कहते हैं हम लोग देख सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, इसमें तो क्वेश्चन सोचने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आर्टिकल 14, ओके। 49, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट। भारतीय संविधान के दिन केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार है। बताइए, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कुछ आर्टिकल्स में जो हमारे जो फंडामेंटल राइट है उस दोनों को प्रोवाइड है, बाहरी विदेशियों को भी और भारत के नागरिकों को भी, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है। तो इसमें वही पूछ रहा है। तो 49 का जो हमारा आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं एक बताऊंगा दोस्तों तो वो न्याय हो जाएगा। फिलहाल मैं इसका आंसर जो मैं आपको बताना चाहूँ वो होगा बी वाला, ओके। फंडामेंटल राइट कन्फर्म्ड बाय आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल टू। तो 50 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी वाला, एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक को, ओके। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट परमिट द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज दैट? बताइए। भारत संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए विशेष उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है, वह है किस चीज के लिए नहीं देता है? 51 का आंसर क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? धर्म विशेष का वर्ग बनाने के लिए, ठीक, इस चीज को याद रखना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आया, विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन। इसके ऊपर दोस्तों एक अलग से क्लास लेके आऊंगा दोस्तों, फिलहाल मैं इसको लीव कर रहा हूं। अगर आपको आंसर इसका पता हो तो प्लीज दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ओके। आप कहेंगे क्वेश्चन लीव क्यों कर रहे हैं, पढ़ाने का फायदा क्या है? तो दोस्तों थोड़ा सा भरोसा रखना, जो भी करूंगा आप सभी के लिए करूंगा, आप सभी के भले के लिए करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नाउ 53 की बात करते हैं। आर्टिकल 51 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ द ग्राउंड। जो हमारा आर्टिकल 15 है दोस्तों, किस चीज के लिए हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाता है? कहता है इस चीज के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजियस, रेस एंड कास्ट ओनली, क्या 3 चीजों के ऊपर नहीं? रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स के ऊपर नहीं। रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ नहीं। सभी चीजों के ऊपर होना चाहिए। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमें बता रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ओके। क्वेश्चन 54, अंडर विच आर्टिकल द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिला व बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा दिए जाते हैं? तो 15 सब क्लॉज 3, 15 सब क्लॉज 2, 15 सब क्लॉज 1 है, 15 सब क्लॉज 4। सो 15 सब क्लॉज 3 इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज मंडल केस। बताइए इसका आंसर क्या होगा 55 वाले का? इसका आंसर होगा दोस्तों बी वाला, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों ये, ओके। 56 की तरफ बढ़ते हैं। हाई कास्ट हिंदू फीमेल मैरिंग टू शेड्यूल कास्ट बॉय नॉट इंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 एंड आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 वाज हेल्ड इन। देखो ये एक बहुत ही, इस मुद्दे को लेकर बहुत बार वो हुआ, विवाद भी हुआ है, यानी चर्चा का विषय बना है कि अगर कोई वुमेन है, कोई फीमेल है, वो हाई कास्ट से आती है, जनरल कास्ट से, फॉर सम एग्जाम्पल जनरल कास्ट से अगर वो आती है एंड अगर वो शेड्यूल कास्ट के किसी बॉय के साथ मैरिज करती है, शादी करती है, तो क्या
वो रिजर्वेशन के लिए इंटाइटल्ड होगी या नहीं होगी, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा जो हमारे आदेश आया था दोस्तों, जो निर्णय आया था, उसमें कहा गया था कि नहीं, उसको नहीं मिलेगा, वो रिजर्वेशन के अधिकार नहीं रखेगी वो महिला जो हाई कास्ट से आती है, जनरल कास्ट से आती है। तो ऐसा किस केस में कहा गया था? तो जो हमारा जो आर्टिकल, जो हमारा मीरा कुमारी का केस है वर्सेस सुनीता, इसमें कहा गया था, मीरा कंवरिया बनाम सुनीता के केस में चीज कही गई थी। 57 आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 हैज बीन एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, ये जो हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है, किस संशोधन द्वारा हमारे में अमेंड किया गया था, एडिट किया गया था, बताइए किस संशोधन द्वारा? 57 का आपका आंसर होगा ए, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा। ओके। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है? तो 58 का आपका आंसर होगा सी वाला। ओके। 93 reservation in educational institute including private institute under the Indian constitution has been inserted by the amendment of, so ये जो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन है मैं डायरेक्ट इस पे आपको आंसर बता रहा हूँ। ओके, आप लोग इनको रीड कर लेना, इसका सी वाला होगा। सेम ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका आपका होगा डी वाला, 93 वाला। ओके, इसके मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। 61 वाला जो आपका है, इसका होगा डी वाला। सेम, क्योंकि सेम क्वेश्चन है दोस्तों, रेट करने से इसका कोई फायदा नहीं, मैं आपको डायरेक्ट आपका आंसर बता रहा हूँ। 62 वाला जो है आपका, इसका होगा आपका सी वाला। ओके, क्योंकि सेम है, 93 अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। 63 वाला, इसमें अच्छा पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल 93, सेम वही है दोस्तों, 93 वाला ही। तो इसका भी आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, 63 का आपका आंसर होगा डी वाला। 64 वाले की बात करें तो 64 का आपका आंसर होगा ए वाला, अशोक कुमार ठाकुर। इसका केस ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 66 का अगर देखें तो इसका आपको आंसर देना होगा। ओके, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया होमवर्क के लिए। 66, तो इसका आंसर क्या होगा? इट हैज बीन हेल्ड इन सेवरल केसेस लाइक देवदास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया दैट आर्टिकल 16 शुड बी रीड इन द लाइट ऑफ फॉलोइंग, किस आर्टिकल के साथ हम लोग 16 आर्टिकल 16 है उसको रीड कर सकते हैं, बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिए हो, तो 66 का आंसर क्या होगा? ये हमारा बी वाला, आर्टिकल 46 एंड आर्टिकल 335। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज प्रोवाइडेड टू, ये जो आर्टिकल जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की, किसको दी गई? ऑल पर्सन को, ऑल पर्सन एक्सेप्ट द फॉरेनर, ऑल सिटीजन से, ऑल सिटीजन अबव 21 ईयर्स। तो जो हमारा 67 का आंसर है दोस्तों, ये ऑल सिटीजन के ऊपर एप्लीकेबल होगा। 68 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोग जो जिनको अवसर की समानता किसको है? देखिए किसको किसको अवेलेबल है, वही सेम क्वेश्चन है जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे दोस्तों, ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टन टू, सो ये क्या करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड, ना ये तो नहीं करता। इक्वलिटी बिफोर, ये भी नहीं करता। अबॉलिशन ऑफ टाइटल, नहीं। तो इसका जो हमारा आंसर क्या होगा? डी वाला होगा। ओके, अपॉर्चुनिटी देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल 16। मैंने जो आपको ये क्वेश्चन का आंसर वो लोग इजीली दे देंगे, जो जिन लोगों ने मेरी बेरेट के जो इंडेक्स एनालिसिस की वीडियो देखी है ऑलरेडी, उनको पता होगा इस बारे में। अगर आपने नहीं देखी दोस्तों, मेरी बेरेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एनालिसिस की वो वीडियो 2 पार्ट मैंने भी डाले हैं ऑलरेडी, उसकी वीडियो आप लोगों को जरूर देखनी होगी। सेल्फ स्टडी की भी वीडियो आपको देखनी चाहिए दोस्तों। एंड अभी हम लोग और भी सीरीज स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। ओके, क्वेश्चन 70 की अगर बात करूं तो ये बात कर रहा है कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। तो किस हैज अल्ट्रा वायरस इन द केस ऑफ, किस केस में बताया गया था ये वाला? तो 70 का आंसर होगा बी। नाउ सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक आ गया 71 वाला, इसका आंसर भी वही होगा, बस अलग से नाम चेंज कर देते हैं दोस्तों, पूरे पूरे वही क्वेश्चन हम लोगों को दे देते हैं। अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन जितने भी आएंगे मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, रीड नहीं करूंगा। ओके, ये भी आपका अमेंडमेंट वाला है, इसका आपका सी वाला हो जाएगा। 74 वाला, ये भी आपका इसी से रिलेटेड है, इसका मैं ए कर दूंगा। 75 वाला जो आपका कैचअप से रिलेटेड है, इसका मैं आपका आंसर होगा डी वाला। ओके, ये जो मैं आपको जल्द जल्द से क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे लग रहे हैं, खराब लग रहे हैं, बता देना, आगे की वीडियो में इस चीज के लिए मैं ध्यान रखूंगा दोस्तों। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 ए प्रोवाइडिंग फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज एन इनेबलिंग प्रोविजन। तो जो हमारा 76 वाला जो आंसर होगा, इसका क्या होगा? बी। ओके, ऑप्शन बी। 77, इसका आंसर क्या होगा? बी वाला। ओके,
78, इसका आंसर क्या होगा, बी वाला। अब यहाँ पे बात आती है 79, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर 17, आर्टिकल 17। दोस्तों इसको याद रखना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहीं भी आर्टिकल 17 इसका याद रखना। विच प्रोविजन को, अब ये देखिए सेम क्वेश्चन वही आ गया दोस्तों 80 वाला। सो गाइज मैं यहीं पे दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, कोई भी कंप्लेंट हो दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, जो भी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट होती है दोस्तों वो मैं टेलीग्राम चैनल @लीगल ग्रोसरी पर प्रोवाइड करा देता हूँ दोस्तों। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं @legalraman.in। आप सभी को दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताना, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना सपोर्ट है, प्यार के लिए दोस्तों। अब मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 का पेपर इस बार एग्जाम आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलवाने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। आप लोगों का बस मुझे प्यार और सपोर्ट चाहिए, जो कि आप मुझे कमेंट, लाइक एंड शेयर करके बता सकते हैं।